गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास एमए फाइनल गर्ल्स। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे गुप्त प्रशासन। हम लोगों ने जाना था कि गुप्तों का जो प्रशासन था उसका जो मूल ढांचा है वो मौर्यों की शासन व्यवस्था से ही लिया गया था। बाकी सब चीजें क्या थी, वही थी, लेकिन गुप्तों ने उसमें कुछ नए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी थी और कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किया था, लेकिन जो उसका आधार था वो मौर्य प्रशासन से ही लिया हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना था कि गुप्तों ने अपने शासन जो व्यवस्था थी उसको केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, जिले का प्रशासन, नगर प्रशासन और गांव प्रशासन में विभक्त किया हुआ था। कल हम लोगों ने एक डायग्राम बनाकर उसको देखा था और फिर हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप हर कंसेप्ट को क्लियर करना था। तो इस कड़ी में हम लोगों ने सबसे पहले केंद्रीय शासन को शुरू किया था और हम लोगों ने ये जाना था कि केंद्रीय शासन का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसको राजा कहते थे। हम लोगों ने राजा की जो शक्तियां थी और राजा की नियुक्ति जो कि वंशानुगत थी उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी। ठीक है, राजा को हमने पढ़ा था। आज हम केंद्रीय प्रशासन का जो दूसरा पार्ट था मंत्री परिषद के बारे में जानेंगे। तो देखिए, राजा को उसके शासन कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद की स्थापना की गई थी। राजकीय कार्यों में राजा को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये जो मंत्री होते थे ये इनकी नियुक्ति कौन करता था? स्वयं राजा द्वारा जांच पड़ताल परख करने के पश्चात उस व्यक्ति की योग्यता से प्रभावित होकर मंत्री परिषद की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। और ये जो मंत्री परिषद के जो मंत्री होते थे ये अपने विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे। इनके पास, हर व्यक्ति के पास एक अलग विभाग होता था और ये अपने विभाग का वो मंत्री अध्यक्ष होता था। बहुत सारे मंत्री होते थे ना, इसलिए मंत्री परिषद कहा गया है। ठीक है, हर मंत्री अपने विभाग का अध्यक्ष होता था और अपने विभाग के अंतर्गत जो कार्य आते थे उन कार्यों को करवाना, अपने विभाग की देखभाल करना इस मंत्रियों का कार्य होता था। ठीक है, तो इस तरह शासन कार्यों में राजा को सहायता देने के लिए अनेक मंत्री होते थे। तो हम इन एक दो मंत्रियों के बारे में जानते हैं। ये देखिए, जैसे इनकी नियुक्ति हमने पढ़ा कि राजा के द्वारा होती थी। जैसे मंत्री थे संधि विग्रह वो मंत्री होता था, ये युद्ध या संधि का मंत्री होता था। युद्ध का मंत्री मतलब दो पक्षों में युद्ध हो रहा है, आपस में संधि करनी है या एक देश से दूसरे देश को मित्र बनाना है, पड़ोसी को, तो जो संधि प्रस्ताव होता था जो व्यक्ति लेकर जाता था उसको संधि विग्रह कहा जाता था। ठीक है, और जैसे एक और मंत्री जैसे विभाग था बलाधिकृत जो विभाग था इसका जो अध्यक्ष था उसका कार्य था राज्य की सुरक्षा करना और कह सकते हैं हम ये सेनापति होता था, सेना का प्रधानमंत्री होता था। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, महाबलाधिकृत। ठीक है, सेनापति भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे एक और विभाग के बारे में हम चर्चा करते हैं, महाअक्षर पटलिक विभाग। देखो, महाअक्षर पटलिक विभाग वो विभाग था जो राजकीय कागज पत्रों को लेने देने और संभालने का कार्य करता था और इस मंत्री को महाअक्षर पटलिक कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह राजा को उसके कार्य में सहायता देने के लिए मंत्री होते थे। हर मंत्री का अपना एक अलग विभाग था, इसकी नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। ठीक है, इसके पश्चात हम लोगों ने पहले केंद्रीय शासन को पढ़ा। केंद्रीय शासन में राजा और राजा की जो परिषद थी मंत्री परिषद, उसके बारे में जाना। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गुप्तों का प्रशासन था उसको केंद्रीय प्रशासन, फिर प्रांतीय प्रशासन और फिर आगे जिले का प्रशासन, नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन में इस तरह बांटा हुआ था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासन के बारे में जाना। अब हम इसके दूसरे भाग प्रांतीय प्रशासन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रांतीय शासन। देखो, जैसे कि हम लोगों ने उस दिन भी समझा था, जैसे संपूर्ण भारत का शासन अच्छी तरह से चले, सेंटर केंद्र कौन सा है? दिल्ली।
ठीक है। और संपूर्ण भारत का शासन अच्छी तरह से चले, इसलिए भारत को राज्यों में बांटा हुआ है, ठीक है। और ये जो गुप्त थे इनकी भी यही व्यवस्था थी। अपन वर्तमान में राज्य कहते थे, ये क्या कहते थे, प्रांत कहते थे। अपने राज्य कहते, ये लोग कहते थे प्रांत। तो संपूर्ण जो केंद्र शासन था, संपूर्ण साम्राज्य वो प्रांतों में विभक्त था, प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है। और ये जो प्रांत थे, प्रांत को क्या कहा जाता था, इन प्रांतों को प्रांत भी कहा जाता था, देश भी कहा जाता था, भुक्ति भी कहा जाता था, या भोग भी कहा जाता था। प्रांत भी, देश भी, भुक्ति भी, भोग भी कहा जाता था, ठीक है। और जैसे क्या है, वर्तमान में प्रत्येक राज्य का अपना एक मुख्यमंत्री है, ठीक है। उसी समय प्रांतों का भी एक अधिकारी होता था जो संपूर्ण प्रांत में शासन व्यवस्था बनाए रखता था, और उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था, गोपता या भोगपति। भोग को संभालने वाला भोगपति या फिर गोपता कहा जाता था, ठीक है। और प्रांत के ये जो अधिकारी होते थे, इनकी नियुक्ति कौन करता था, राजा के द्वारा भोगपति या गोपता की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। और इसका जो कार्य था, राजा के द्वारा इनकी नियुक्ति है, और इनका जो कार्य है, इनका कार्य है अपने प्रांत में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, और विद्रोही आते हैं कोई आक्रमण करने तो विद्रोहियों का दमन करना, और राज कार्य में राजा को सहायता देना, ठीक है। तो ये प्रांतीय शासन व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। किस तरह संपूर्ण जो साम्राज्य है प्रांतों में बटा हुआ था शासन में सुविधा के लिए। क्यों? क्योंकि गुप्तों का हम लोगों ने पढ़ा कि साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो राजा एक जगह बैठा दूर के प्रांत पर कैसे नजर रखेगा, तो इसलिए संपूर्ण राज्य को प्रांतों में बांट रखा था, ताकि शासन क्या है, अच्छे तरीके से चल सके, ठीक है। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे जिले का शासन, ठीक है। जो सारे प्रांत थे वो आगे जिलों में बटे हुए थे। जैसे संपूर्ण भारत राज्यों में बटा हुआ है ना। और फिर राज्य है, जैसे हम अपने भारत की बात करते हैं, भारत में एक राजस्थान भी एक राज्य है, और राजस्थान में 33 जिले हैं, ठीक है। इसी तरह इनकी भी व्यवस्था थी। केंद्रीय शासन वो प्रांतों में बटा हुआ है, प्रांतीय शासन जिलों में बटा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसी जिले के बारे में बात करते हैं। प्रांत क्या थे, अनेक जिलों में बटे हुए थे, ठीक है। प्रांत अनेक जिलों में बटे हुए थे, और जिले को क्या कहा जाता था, विषय कहा जाता था। जिलों अपने वर्तमान में जिला कह देते हैं, उस समय क्या कहा जाता था, जिलों को विषय कहा जाता था, ठीक है। और जो व्यक्ति विषय की देखभाल करता था उसको विषयपति कहा जाता था। मतलब कहने का भाव है कि विषय का जो शासक होता था, संभालने वाला, उसे क्या कहा जाता था, विषयपति कहा जाता था, ठीक है। और एक प्रांत में अनेक विषय होते थे। जैसे वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं, ठीक है। तो राजस्थान राज्य कह देते हैं, वो प्रांत कहते थे, ठीक है। अपने जिला कहते हैं तो ये लोग विषय कहते थे, ठीक है। अब देखो जिले का शासन कार्य अच्छी तरह से चले, ठीक है, तो या फिर हम कह सकते हैं कि विषयपति को अपने कार्यों में कोई रुकावट न आए, तो विषयपति की सहायता के लिए हर जिले में एक समिति बनी होती थी, ठीक है। जिले का शासन अच्छी तरह से चले, विषयपति की सहायता के लिए हर जिले में अपनी एक समिति बनी होती थी, ठीक है। और इस समिति के अनेक सदस्य होते थे। तो वो सदस्य कौन कौन से होते थे, देखो जिले की समिति के सदस्यों की बात करते हैं तो नगर श्रेष्ठी, जिले की जो समिति होती थी उसका जो प्रधान सदस्य होता था नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी से मतलब है कि नगर का प्रधान सेठ, जिसके पास धन धनाढ्य बहुलता हो, ठीक है, एक वो व्यक्ति। और दूसरा होता था सार्थवा। सार्थवा से मतलब है नगर का प्रमुख व्यापारी, ठीक है। तो उसको भी विषयपति अपनी समिति में शामिल करता था। क्यों? क्योंकि नगर का प्रमुख व्यापारी है तो सभी व्यापारियों से इसका संपर्क है। तीसरा होता था प्रथम कुलिक। तो देखिए प्रथम कुलिक से तात्पर्य
प्रधान दिल्ली और जो शिल्प संघ का मुख्य होता था, शिल्पियों का जो कार्य होता था उनका जो मुख्य होता था उसको भी इसमें शामिल किया जाता था। और अगला जो अधिकारी होता था प्रथम कपस्थ। देखियो प्रथम कपस्थ से मतलब है कि प्रधान जो लेखक होता था उसको भी इसी में शामिल किया जाता था। क्यों? क्योंकि जिलों के बारे में कुछ अच्छा लिखवाना है, करना है, तो वो इसी की देखरेख में कार्य होता था। अगला जो था वो था पुस्तपाल। देखिए पुस्तपाल से तात्पर्य है राजकीय कागज पत्रों को सुरक्षित रखने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो जिले का शासन चलाने के लिए विषयपति की सहायता के लिए एक समिति बनी हुई थी और इस समिति के ये सदस्य होते थे और ये जिलों के प्रशासन चलाने में विषयपति की मदद या सहायता करते थे। ठीक है, तो ये इस तरह हम लोगों ने जिले का प्रशासन पढ़ा। आगे नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन, उसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।